मुझे पता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे पता है मुश्किल है पढ़ पाना, बट इतना परेशान मत हो, सब कुछ आसान हो जाएगा, बस तुम डट कर सामना करते रहो। और लोगों को तो कल भी आपके प्रॉब्लम से फर्क नहीं पड़ा था और आज भी नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकर। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सारे इस चैप्टर के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होते थे, केमिकल इक्वेशन क्या होते थे, फिर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को भी पढ़ा था कि 6 टाइप की मेन केमिकल रिएक्शन होती है, फिर प्रेसिपिटेट देखा था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अपन पता लगाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है ना। और फिर हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखे थे किसके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, जो कि होता था कोरोजन। फिर अपन ने देखा था कि कोरोजन प्रोसेस को अपन कैसे स्टॉप कर सकते हैं। अपन ने रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा था कि कैसे अपन रेंसिडिटी प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया था कि एक केमिकल इक्वेशन को, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस कैसे करते हैं। ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर करके रखा है, जिन्हें आप जाके देख सकते हो। आज इस लेक्चर पे मेनली हमारा फोकस रहेगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस को इस लेक्चर में आज हम सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा गिवन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट above the reaction below is incorrect। यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, क्या गिवन है, लेड ऑक्साइड जब किससे रिएक्ट करता है, कार्बन से रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, सिर्फ लेड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें हमसे पूछा है कि ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स जो है वो गलत है ना। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट लिखा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या हमारा जो लेड है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। रिडक्शन कब अपन कहते हैं, रिडक्शन कब होता है, या तो किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो, या तो हाइड्रोजन ऐड हो, या तो फिर ऑक्सीजन उससे रिमूव हो। तो क्या लेड में हमारे में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देखो ऑक्सीजन अपन हमेशा क्या देखते थे, इस साइड से, रिएक्टेंट साइड से अपन हमेशा देखना स्टार्ट करते थे। अपन कभी भी प्रोडक्ट साइड से नहीं देखते थे कि प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे ऑक्सीजन, ये उल्टा रिएक्शन हो जाएगा ना। अपन को क्या देखना है, रिएक्टेंट साइड में क्या चीजें हो रही है, जो जब वो प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। यहाँ पे आपको रिएक्टेंट साइड पे कहीं लेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये गलत है, ठीक है। फिर दूसरा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, और मैंने क्या बताया था, अपन रिएक्टेंट साइड से देखते हैं, कभी भी ये सब चीजें प्रोडक्ट साइड से अपन नहीं देखते हैं। तो बी वाला भी क्या है, गलत है। फिर नेक्स्ट पे आओ, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे ये चीज सही है, देखो यहाँ पे कार्बन है, और जब कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन अपन कब कहते थे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो। तो यहाँ पे कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये चीज क्या है, सही है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे लेड ऑक्साइड है और इसे कह रहे हैं कि ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये क्या है, सही है। हाँ सही है, क्यों, क्योंकि देखो अपन रिडक्शन कब बोलते हैं, रिडक्शन कब होता है, जब किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो या तो ऑक्सीजन रिमूव हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड तो नहीं हो रहा, लेकिन ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर हम देखें तो लेड ऑक्साइड से जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये वाला भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कौन कौन से गलत है, ए और बी हमारा गलत है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई भी हमारा चीज क्या होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, तब उसे अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं। और हमारा रिडक्शन क्या होता है, जब किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊं। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की मैंने Fe2O3 + 2 एल्युमिनियम when react give Al2O3 + 2 Fe। ये हमारा रिएक्शन गिवन है, हमें ये बताना है द above रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो देखो पहला ऑप्शन क्या गिवन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, जब कोई भी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते थे और वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, उसे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते थे। तो यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट तो हैं
बट यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? सिंगल प्रोडक्ट होगा। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। फिर देखो बी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो हो क्या रहा है, Fe2O3 और एल्युमिनियम। यहाँ पे जो एल्युमिनियम है वो आयरन से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने क्या बोला? यहाँ पे जो एल्युमिनियम मेटल है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम मेटल आयरन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है ना। तो यहाँ पे Al2O3 बन गया, और यहाँ पे जो आयरन है वो डायरेक्ट बाहर निकल रहा है ना। आयरन भी किसी के साथ अगर मिल रहा होता तो अपन क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे आयरन डायरेक्ट बाहर निकल रहा है, किसी और चीज के साथ वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था? जब कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट किसी भी दो चीज में या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता था तो उसे अपन क्या कहते थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या मैंने बताया? जब कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट से हमारे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते थे तो उसे अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते थे। लेकिन यहाँ पे तो दो रिएक्टेंट है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट होते हैं? सिर्फ एक रिएक्टेंट, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe2O3 है और यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम। जो एल्युमिनियम है वो आयरन को क्या कर रहा है? उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है, और यहाँ पे फिर क्या बन रहा है? Al2O3 प्लस 2Fe। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि जो एल्युमिनियम है वो क्या कर रहा है? आयरन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया ये चीज? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आयरन भी किसी चीज के साथ मिल के बाहर आ रहा होता, आयरन बस अकेले बाहर नहीं आ रहा होता तो अपन कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे आयरन जो है जो रिप्लेस हुआ है वो एज इट इज बाहर निकल आ रहा है, सिर्फ आयरन बस बाहर निकल आ रहा है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, What happen when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? Take the correct answer। यहाँ पे क्या कह रहा है हमें कि जो आयरन फिलिंग है, आयरन को जो अपन किससे रिएक्ट कराएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब हमारे जो प्रोडक्ट रहेंगे वो क्या बनेंगे। तो ये सब ऑप्शन देखने से भी पहले सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप इसका क्या लिख पाओ? केमिकल रिएक्शन लिख पाओ। तो देखो क्या कह रहा है, हमारा जो आयरन है वो किससे रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है? HCl, है ना। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ? अच्छा, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? जो आयरन क्या है? पॉजिटिव है, और यहाँ पे X क्या है? पॉजिटिव, और ये निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला किसके साथ आ जाता है? निगेटिव के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा? FeCl2। यहाँ पे Cl2 क्यों आया? क्योंकि आयरन पे कितना पॉजिटिव चार्ज रहता है? 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है, और क्लोरीन जो रहता है उस पे 2 निगेटिव चार्ज, सॉरी क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा? FeCl2। और यहाँ पे FeCl2 बनने के साथ साथ क्या कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अब इस रिएक्शन को देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। और फिर यहाँ पे 2 क्लोरीन है, पहले तो यहाँ पे 1 क्लोरीन था, लेकिन अपन इसको बॉक्स में बंद करके आगे 2 लगाएंगे, तो वो जो 2 होगा वो किसके लिए? क्लोरीन के लिए भी होगा और हाइड्रोजन के लिए भी होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया। फिर देखो यहाँ पे आयरन कितना है? 1 है, और यहाँ पे भी 1 आयरन है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? ये यहाँ पे अपन 2 लगा देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में जब आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अपना क्या बन रहा है? फेरस क्लोराइड बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है, और अपना क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ऑप्शन देखो क्या है? एक ऑप्शन करेक्ट कौन सा गिवन है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयरन क्लोराइड बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन बी क्या गिवन था? ये वैसे तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन गैस का मतलब क्या होता है? Cl2, और यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड क्या होता है? FeOH। तो क्या यहाँ पे ये 2 चीजें निकल रही हैं?
नहीं निकल रही है, तो ये गलत लिखा है। फिर देखो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, इनके बीच में रिएक्शन तो होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ निगेटिव है, तो FeCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो ये भी गलत है, यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। जब यहाँ पे आयरन खुद ही है तो आयरन कैसे निकलेगा यहाँ पे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्या क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा, आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। जब कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या कोशिश करो, आप एक रिएक्शन जो होता है उसको कंप्लीट लिख लो और उसको बैलेंस भी कर लो, तो आपको और भी ज़्यादा आसानी रहेगी कि कौन सी गैस निकल रही है या तो हाइड्रोजन निकल रहा है, क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे गिवन है, What is the balanced chemical equation? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड why should a chemical equation need to be balanced? और जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस क्यों करते हैं, हम उसे बैलेंस क्यों रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखो, the chemical equation in which the number of different atom of element in the reactant side is equal to the product side। मैंने क्या बताया कि जो भी एटम के नंबर है किसी भी एक एलिमेंट के, जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने, हम बैलेंस करना पहले आपको बताते कि कैसे बैलेंस करते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन एक और समझाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कितने नजर आ रहा है, रिएक्टेंट साइड पे आपको टोटल कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे आपको कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो सेम है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड पे आपके कितने ऑक्सीजन आपको नजर आ रहे हैं, 4 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे आपके कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है ना। तो इसको आप बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसके आगे 4 लगाओगे। ये बॉक्स में हम बंद करते थे और इसके आगे फिर हम क्या लगाएंगे, 4। तो अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इस साइड रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड पे भी कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। अब देखो जब आपने बॉक्स के बाहर 4 लगाया तो ये 4 हाइड्रोजन के लिए भी रहेगा, है ना। तो अब रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, इस साइड पे 8 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन अभी भी इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो अपन यहाँ पे आगे क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे क्या लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 2 जा 8। अब इस साइड पे देखो आपका आयरन कितना है, 3 है, और इस साइड पे आयरन कितना है, सिर्फ 1 आयरन है, Fe है ना। तो यहाँ पे आप करोगे क्या, 3 लगा लोगे तो आपका ये जो केमिकल इक्वेशन होगा ये टोटली बैलेंस्ड हो जाएगा। अब देखो द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे जो भी एलिमेंट के एटम है, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के कितने, ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम है, 4 एटम है। इस साइड पे हाइड्रोजन के पहले की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। पहले हाइड्रोजन एटम के कितने, हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम थे, 2 हाइड्रोजन। तो अपन क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के एटम को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल जब हो जाते हैं तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल भी समझ में आ गया और बैलेंस कैसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट अपना क्या गिवन है, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड। जो एक केमिकल इक्वेशन होता है उसे अपन बैलेंस क्यों करते हैं ना। देखो केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड सो दैट इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। अब आप पूछोगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, total mass of the product, total mass of the product is equal to the total mass of reactant। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो हमारे रिएक्टेंट का मास रहता है और जो हमारे प्रोडक्ट का मास रहता है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कब इक्वल होगा, जब यहाँ पे हर एक एलिमेंट के जितने भी एटम रहेंगे रिएक्टेंट साइड पे वो किसके इक्वल रहेंगे, हर एक एलिमेंट के एटम के किसके इक्वल, प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेंगे। समझ में आ गया कि इस साइड जितने भी एटम है जिस भी एलिमेंट के वो इस साइड भी उतने ही होने चाहिए, है ना, तभी तो हमारा मास इक्वल होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। और हमारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। वैसे आप यहाँ तक भी लिखोगे चलेगा, बट मैंने ब्रैकेट में काफी लोग की क्यूरियोसिटी होती है कि हम आगे भी जाने आगे भी लिखे, तो आप ये भी नोट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, इसको अपन को किसके इक्वेशन के फॉर्म में, पहले तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, फिर उसे क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो फर्स्ट देखो ए पार्ट गिवन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। हाइड्रोजन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन गैस को किससे अपन H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर किस क्या लिख रहा है, नाइट्रोजन N2 से, और फिर वो क्या बना रहा है, एमोनिया। एमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। तो अब इसे अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। अपन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आपको दिख रहा है 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसे अपन को क्या करना है, इक्वल करना है ना। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 नाइट्रोजन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है, 2। यहाँ पे जब 2 नाइट्रोजन है तो आप यहाँ पे भी इसे बॉक्स के अंदर बंद करोगे और यहाँ पे क्या लगा दोगे 2, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे भी कितने नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। अब यहाँ पे देखो, जब इस बॉक्स के बाहर आप 2 लगा दोगे तो आप देखोगे कि जो ये 2 है ये नाइट्रोजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 3 2 जा 6, तो इस साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए 6, और इस साइड पे अपना कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 है। तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे, तो 3 2 जा 6। तो हम कह सकते हैं कि इस साइड भी हाइड्रोजन 6 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 6 है, इस साइड नाइट्रोजन 2 है, इस साइड भी नाइट्रोजन 2 है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन जो हो गया ये बैलेंस हो गया। अब देखो हमारा सेकंड पार्ट गिवन है बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होता है H2S, और क्या कह रहा है कि वो बर्न कर किस में कर रहा है, एयर में। जब भी अपन को किसी भी क्वेश्चन में ये गिवन रहे कि वो चीज किस में बर्न हो रही है, एयर में, तो इसका मतलब होता है कि उस चीज का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे क्या लिखा है, सल्फर गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बनाता है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है और क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब कि SO2। अब यहाँ पे अपन को इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अपना टोटल कितना है, इस साइड पे, इस साइड पे अपना टोटल ऑक्सीजन कितना है, 3 है। कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन हमारे रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन। तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हमारे जो ऑक्सीजन हो गया इस साइड पे कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन इस साइड पे अभी अपना कितना है, 3 है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पास जो, यहाँ पे अगर अपन 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा दिया और हमने यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो कितने ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, इस साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, इस साइड पे कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसके बाहर 2 लगा है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑलरेडी 2 लगा है और अपन ने बाहर भी 2 लगा दिया, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 6 ऑक्सीजन हो गए इस साइड पे, और इस साइड पे कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है। फिर सल्फर देखो, इस साइड पे कितने सल्फर है, पहले तो 1 था लेकिन अपन ने बॉक्स के बाहर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो इस साइड कितने सल्फर हो गए, 2 सल्फर, लेकिन इस साइड पे कितने सल्फर है, सिर्फ 1, तो अपन बॉक्स बना के क्या लगा देंगे, इसके बाहर से 2 लगा देंगे, तो इस साइड पे कितने सल्फर हो जाएंगे, 2 सल्फर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन अपन देखते हैं, इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है, ये पहले 2 था लेकिन फिर अपन इसके बॉक्स के बाहर क्या लगाया, 2 लगाया, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, और इस साइड पे 2 2 जा 4, इस साइड पे भी कितने हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है अब ये बैलेंस हो गया। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट इसका बताऊं, सी पार्ट गिवन है इसका, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये बेरियम क्लोराइड और जब एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्ट करते हैं तो क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है एंड अ प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता था कि ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा ये पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला अपन लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम BaCl2, बेरियम क्लोराइड होता है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का अपन को फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, देखो एल्युमिनियम में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, Al3+, और यहाँ पे सल्फेट का मतलब क्या होता है, SO4,
SO4 2 माइनस सॉरी, यहाँ पे कितना चार्ज है 3 चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है 2 चार्ज है, तो इसके चार्ज क्या होंगे एक्सचेंज हो जाएंगे, मैंने सिखाया था ना आपको। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे Al के साथ कितना चार्ज आ जाएगा 2 नीचे लिख दोगे। फिर यहाँ पे सल्फेट है, ये अंदर क्या है SO4 है, फिर इसमें कितना चार्ज आ जाएगा 3 चार्ज, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Al2 इन ब्रैकेट SO4 और फिर 3। यहाँ पे लिखो आप Al2SO4 और इन ब्रैकेट 3, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा AlCl3, जो कि एल्युमिनियम पे कितना चार्ज रहता है 3 चार्ज रहता है और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बनता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या कैसे फॉर्मूला लिखोगे, जो बेरियम होता है उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और जो सल्फेट होता है उसका क्या है SO4 2 माइनस, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे BaSO4। बेरियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा BaSO4। अब इसको अपन को क्या करना है बैलेंस करना है। देखो इस साइड पे आप देखो आपके क्लोरीन कितने हैं 2 क्लोरीन है, और इस साइड पे कितना क्लोरीन है 3 क्लोरीन है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गए, और यहाँ पे कितने क्लोरीन है 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो यहाँ पे भी 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गए। क्लोरीन क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे एल्युमिनियम, यहाँ पे पहले अपन बेरियम देख लेते हैं। बेरियम कितने यहाँ पे ये 3 है, तो ये पूरे के लिए लगा हुआ है, तो यहाँ पे बेरियम कितना हो जाएगा 3 बेरियम हो जाएगा। इस साइड पे कितने बेरियम अपन को दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, तो इसको अपन को 3 बनाना है, तो इसके आगे अपन क्या करेंगे 3 लिख देंगे, तो यहाँ पे कितने बेरियम हो गए 3 बेरियम हो गए। तो यहाँ पे अपना क्लोरीन बैलेंस हो चुका है और बेरियम बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एल्युमिनियम। इस साइड पे इस पूरे फॉर्मूले में एल्युमिनियम कितना है 2 एल्युमिनियम है, और इस साइड पे कितना एल्युमिनियम, पहले तो ये 1 था, लेकिन जब अपन ने इसको बॉक्स में से बंद किया था बैलेंस करने के लिए, बॉक्स में करते थे ना, तो बैलेंस करने के लिए अपन ने इसको क्या बाहर 2 लगाया, तो ये जो 2 है ये एल्युमिनियम के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है, तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे भी 2 एल्युमिनियम हो गए, क्लियर है। फिर यहाँ पे सल्फर देखो, यहाँ पे सल्फर के पूरे ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे देखो कि ये जो सल्फर है यहाँ पे कितना है 1 सल्फर है ना, और यहाँ पे भी अपना कितना सल्फर है 1 सल्फर है। सल्फर बस मत देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या करते हैं सल्फेट को पूरा देखते हैं, ठीक है। सल्फर बस तो अलग से वो फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे पूरा क्या देखो सल्फेट को देखो, यहाँ पे ब्रैकेट अब लगा है, तो यहाँ पे कितने सल्फेट है, कितने सल्फेट है 3 सल्फेट है, और इस साइड पे भी यहाँ पे जब अपन ऐसे बॉक्स करके इसे बैलेंस कर रहे थे, तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर तो पहले 1 सल्फेट था, लेकिन बाहर से अपन ने क्या लगाया 3 लगाया, तो इस साइड पे भी 3 सल्फेट है, इस साइड पे भी 3 सल्फेट है, तो अपन कह सकते हैं कि अपन बेरियम क्लोराइड के आगे जब अपन 3 लगाएंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड के आगे अपन जब 2 लगाएंगे, और बेरियम सल्फेट के आगे जब अपन 3 लगाएंगे, तब जाके ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी बता जल्दी से, तब जाके हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बैलेंस्ड हो जाएगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। देखो पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, क्या कह रहा है पोटेशियम, पोटेशियम मेटल का सिंबल क्या होता है के होता है, ठीक है, पोटेशियम का सिंबल होता है के, तो क्या कह रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बनाता है फिर रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है KOH, और फिर क्या बना रहा है एंड हाइड्रोजन गैस, इसमें क्या निकल रही है हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। अब इसे अपन क्या करना स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना। देखो इस साइड पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे हमारे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, और इस साइड पे प्रोडक्ट साइड पे अपने कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है ना, तो अपन इसको क्या करेंगे इस साइड पे 2 हाइड्रोजन है और इस साइड पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसको अपन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन पहले क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कितने हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए, इस साइड अभी कितने ऑक्सीजन देखो, अब हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ब्रैकेट के डब्बे के अंदर था और 2 अपन ने बाहर लगाया तो 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए आप इसको क्या करोगे 2 कर दोगे, ऑक्सीजन 2 है इस साइड पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो यहाँ पास हाइड्रोजन कितना है 4 हाइड्रोजन है, और इस साइड पे कितना हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ पे अंदर है और इसके बाहर 2 लगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन,
और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इस साइड रिएक्टेंट साइड पे टोटल 4 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट साइड पे भी टोटल 4 हाइड्रोजन। फिर देखो यहाँ पे K के बाहर 2 लगाया हुआ है ना, अपन ने K और H के बाहर 2 लगाया, तो ये 2 किसके लिए, पोटेशियम के लिए भी है। यहाँ पे 2 पोटेशियम है लेकिन यहाँ पे अपना 1 पोटेशियम है, तो इसे अपन इसके बाहर क्या लगा देंगे, ऐसे 2 लगा देंगे। तो ये अपन आप कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है, ये जो केमिकल इक्वेशन है दोनों ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। पोटेशियम के आगे अपन ने क्या लगाया, 2 लगाया, और वाटर के आगे अपन ने क्या लगाया, 2 लगाया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आगे भी अपन ने 2 लगाया, तब जाके जो हमारा केमिकल इक्वेशन था ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या हुआ, चेंज हुआ। समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे अपन को 4 केमिकल इक्वेशन गिवन है और इसे अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, HNO3, फिर यहाँ पे CaOH के बाद 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या लिखा है CaNO3 और फिर ब्रैकेट के बाहर 2, और यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर H2O। अब इसे अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले बैलेंस अपन उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिस साइड अपन को नंबर ज्यादा दिख रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को NO3 का सिर्फ 1 नंबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे NO3 के कितने नंबर है, 2 नंबर है। यहाँ पे NO3 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे HNO3 2 हो गया, यहाँ पे भी HNO3 कितना है, 2 है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे अपना कैल्शियम कितना है, यहाँ पे अपना 1 कैल्शियम है, यहाँ पे भी अपना 1 कैल्शियम है। इसके बाद देखो यहाँ पे अपना हाइड्रोक्साइड कितना है, हाइड्रोक्साइड या तो फिर अपन ऑक्सीजन से भी या फिर हाइड्रोजन से भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसके बाहर 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए अपने, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन इस साइड पे अपने कितने हाइड्रोजन है, इस साइड पे सिर्फ अपना 2 हाइड्रोजन है, तो इस साइड अपन क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ पे जब 2 लगाओगे तो यहाँ साइड कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, और इस साइड अपने कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। फिर नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन तो इक्वल हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 3 2 जा करोगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन 1 अंदर था और यहाँ पे 2 ये है ना, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ये NO3 वाले तो अपन ने पहले ही बैलेंस कर दिए है ना। यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 3 2 जा 6, तो इस ऑक्सीजन की तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। बचता है कौन सा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आप 2 लगाए हो, बाहर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो ये भी बैलेंस है। फिर अपना क्या बचता है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे भी अपन ने 2 लगा दिया था है ना, और यहाँ पे भी अपना कितना था, 2 था, तो यहाँ पे यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन, और यहाँ से ये 4 2 2 जा 4, तो ये इक्वेशन अपना क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना, सही किया ना हमने, सही है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकंड गिवन है, बी गिवन है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब किसके साथ रिएक्ट करता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है, Na2SO4, और क्या बनता है, वाटर। इसको अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपको कितने सोडियम दिख रहे हैं, नाइट्रोजन नहीं सोडियम, Na का सिंबल, Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का। यहाँ पे कितने आपको सोडियम दिख रहे हैं, 2 सोडियम, लेकिन इस साइड पे आपको कितने सिंबल, रिएक्टेंट साइड पे कितने सोडियम दिख रहे हैं, 1 सोडियम है ना यहाँ पे। तो आप इसे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप 2 लगा दोगे, तो इस साइड पे आपके कितने सोडियम बन गए, 2 सोडियम इस साइड पे भी होगा और 2 सोडियम इस साइड पे भी है। इस साइड पे सल्फेट देखो आपका कितना है, 1 सल्फेट है, और इस साइड पे भी हमारा कितना सल्फेट है, 1 ही सल्फेट है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अपना हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस साइड पे अपना कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी H लगा हुआ है और उसके बाद 2 लगा हुआ है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल अपना रिएक्टेंट साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, और इस साइड पे अपने कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो इसको आप क्या करोगे, बॉक्स बंद करके बाहर 2 लगाओगे, तो इस साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए, इस साइड पे अब 2 2 जा 4, तो इस साइड पे भी अब 4 हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट अपन ऑक्सीजन को देखते हैं, इस साइड पे कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद कितना लगा हुआ है, 2, तो मतलब कि कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और इस वाले ऑक्सीजन को सल्फेट वाले को तो अपन ऑलरेडी देख लिए थे इक्वल है। इस साइड पे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी O के बाहर 2 लगा हुआ है, तो इस साइड पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो फाइनली अपना इक्वेशन ये भी यहाँ पे अपन ने 2
लगाया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाहर अपन ने 2 लगाया, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया और वाटर के बाहर पे 2 लगाया, तो हमारा ये जो इक्वेशन था ये क्या हो गया, एक बैलेंस्ड इक्वेशन में चेंज हो गया। फिर सी देखो, NaCl plus AgNO3 when react give silver chloride and NaNO3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सोडियम कितना है, 1 सोडियम है, यहाँ पे कितना सोडियम है, 1 सोडियम है, ये तो ऑलरेडी सोडियम इक्वल है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 क्लोरीन है, और इस साइड पे भी कितना क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है, क्लोरीन भी इक्वल है। फिर यहाँ पे सिल्वर देखो, 1 सिल्वर है, और यहाँ पे भी सिल्वर देखो कितना है, 1 सिल्वर है। यहाँ पे NO3 कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी NO3 कितना 1 है। तो ये जब सारे एटम्स, जब हर एलिमेंट के एटम क्या है, इक्वल हैं, क्या रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एलिमेंट के एटम प्रेजेंट हैं उतने ही एटम हर एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड पे भी क्या है, प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी पहले से क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखो, बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब रिएक्ट करता है किसके साथ, H2SO4 के साथ। H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो जब BaCl2 और H2SO4 रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 और क्या बनता है, HCl। अब इसे अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे पहले देखो, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, और इस साइड अपना कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो इसको बॉक्स में चेंज करके आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन, और इस साइड पे भी अपने कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट अपन क्लोरीन को देखते हैं। इस साइड पे बॉक्स के बाहर आपने 2 लगाया तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। इस साइड पे भी कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन भी इक्वल हो गया, ठीक है, क्लोरीन भी इक्वल हो गया। अब देखो बेरियम को देखो, इस साइड पे कितना बेरियम है, 1 बेरियम है, और इस साइड पे भी कितना बेरियम है, 1 बेरियम है, तो बेरियम ऑलरेडी इक्वल है। फिर सल्फेट को देखो, SO4 यहाँ पे कितना है, 1 है, और इस साइड पे भी कितने सल्फेट है, 1 सल्फेट है। तो रिएक्टेंट साइड के सारे एटम के एलिमेंट जो थे वो सारे किस साइड आ गए हैं, सारे एलिमेंट एटम किसके आगे हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी आ गए हैं। तो जब अपन ने वाटर HCl के बाहर में क्या लगाया, 2 लगाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाहर में अपन ने 2 लगाया, तो तब जाकर अपने जो इक्वेशन था ये किसमें चेंज हुआ, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज हुआ। आई होप अपन को सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं कि कैसे अपन बैलेंसिंग करते थे। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को आपको आराम से रुक के करा रही हूँ, ताकि यही जब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपके गलत ना हो, है ना, क्योंकि कभी कभी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी 2 मार्क्स का आ जाता है। तो इसीलिए आराम से सॉल्व करो, हर चीज देख के समझ के सॉल्व करना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। सारे सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, बस किसी में डायरेक्ट इक्वेशन दे देता है, किसी में बोलता है कि पहले इक्वेशन बनाओ फिर उसको क्या करो, बैलेंस करो। तो यहाँ पे क्या गिवन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH2, है ना, ये C है, ब्रैकेट दिखा है, CaOH2। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CO2। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो सिखाती हूँ। Ca, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज। फिर कार्बोनेट पे क्या होता है, CO3 2 माइनस कार्बोनेट। तो यहाँ पे 2 चार्ज, यहाँ पे भी 2 चार्ज, तो ये 2 चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अपना क्या बन जाएगा, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CaCO3। फिर देखो वाटर का मतलब क्या है, H2O। अब यहाँ पे कंपेयर करना स्टार्ट करो। इस साइड पे कितना कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है। इस साइड पे कितना कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है। इस साइड पे देखो जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितना है, 2 है, और इस साइड पे भी कितना हाइड्रोजन है, H के बाहर पे 2 लगा हुआ है, तो इस साइड पे भी अपना हाइड्रोजन कितना है, 2 है। फिर यहाँ पे कार्बन देखो कितना है, इस साइड पे 1 कार्बन है, इस साइड पे भी 1 कार्बन है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और ये ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड पे टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन इस साइड हो गए, और यहाँ पे देखो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो इस साइड पे भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये पहले से ही एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखो बी गिवन है जिंक। जिंक का क्या सिंबल होता है, Zn। जिंक किसके साथ जब रिएक्ट करता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3
3 सिल्वर नाइट्रेट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिल्वर पे एक पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रेट पे एक नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3। जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है अपना जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का कैसे अपन फॉर्मूला बनाएंगे, देखो मैं आपको सिखाती हूँ। जिंक नाइट्रेट है ना, जिंक में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है NO3 और इस पे एक नेगेटिव चार्ज, इस पे कितने 2 और इस पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा जिंक। और 1 वैलेंसी अगर रहती तो अपन लिखते ही नहीं है ना, जिंक के बाद ब्रैकेट लगाओगे क्या आएगा NO3, NO3 के बाद क्या लिखोगे आप 2। यहाँ पे जिंक नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला बन रहा है ZnNO3 और ब्रैकेट के बाहर 2, और यहाँ पे क्या बन रहा है सिल्वर। अब हमको इसे क्या करना है बैलेंस करना है। आप देखो यहाँ पास कितने NO3, यहाँ इस साइड पे कितना है 2 है, लेकिन इस साइड पे NO3 कितना है सिर्फ 1 है, तो इसे अपन बॉक्स में बंद करके इस साइड क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। अब देखो इस साइड कितना सिल्वर हो गया 2 सिल्वर हो गया, लेकिन अपने इस साइड पे कितना सिल्वर है 1 सिल्वर है, तो इसको किससे बाहर, इसके बाहर सिल्वर के बाहर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो इस साइड पे भी देखो, इस साइड पे भी सिल्वर 2 है, इस साइड पे भी सिल्वर 2 है, इस साइड पे भी नाइट्रेट कितना है 2 है, इस साइड पे भी नाइट्रेट कितना है 2 है। और फिर अपना जिंक देखो, इस साइड पे एक जिंक है और इस साइड पे भी एक जिंक है। तो अपन अब क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन था, जब अपन ने सिल्वर नाइट्रेट को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाहर 2 लगाया और सिल्वर के बाहर 2 लगाया, तो हमारा ये इक्वेशन किस में चेंज हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज हो गया। और पहला वाला तो ऑलरेडी बैलेंस्ड निकला, ठीक है। अब अपन इसका सी पार्ट देखें। सी पार्ट में देखो क्या गिवन है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। जब एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और साथ में ही कॉपर निकलता है। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है Al होता है, ठीक है। और कॉपर क्लोराइड को अपन क्या लिखेंगे, कॉपर में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्लोराइड में कितना निगेटिव चार्ज होता है 1 निगेटिव चार्ज होता है। देखो कॉपर में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्लोरीन में 1, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा CuCl2। कॉपर क्लोराइड का क्या फॉर्मूला आ गया CuCl2। वैसे मैंने सब चीजें बेसिक वाली वीडियो में सिखाया था आपको, है ना। फिर देखो एल्युमिनियम क्लोराइड का आप कैसे बनाओगे, एल्युमिनियम क्लोराइड का कैसे बनाओगे ये बताओ मुझे जल्दी से। एल्युमिनियम में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एल्युमिनियम में कितने पॉजिटिव चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन में कितने नेगेटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे आप 3 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई Al और 1 को तो लिखते नहीं AlCl3, तो यहाँ पे क्या बन गया AlCl3। फिर अपना कॉपर निकल रहा है। अब यहाँ पे देखो इस साइड पे तुम्हारे कितने क्या दिख रहे हैं, कितना क्लोराइड दिख रहा है, कितने क्लोरीन इस साइड पे दिख रहे हैं 3। इस साइड पे कितने क्लोराइड है जल्दी से बताओ 2। तो इस साइड पे अपन को कितने क्लोरीन बनाने हैं 3, और इस साइड पे 3 है और 2 है। इस साइड पे 3 और इस साइड पे 2 है। जब 3 और 2 को बैलेंस करना रहता है तो अपन क्या करते हैं, इस साइड पे 3 लगा देते हैं और इस साइड पे 2 लगा देते हैं, तो हुआ बैलेंस। कितने क्लोराइड हो गया 3 2 जा 6, कितने क्लोराइड 3 2 जा 6 इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखो एल्युमिनियम कितना है, इस साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस साइड पे कितने एल्युमिनियम हो गए 2 एल्युमिनियम, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे 2, तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखो कॉपर इस साइड पे कितना है सिर्फ 1 है, और इस साइड पे कॉपर कितना है 3 कॉपर है, तो इस साइड 3 कॉपर है, इस साइड 1, तो यहाँ पे अपन 3 लगा देंगे तो ये कॉपर भी बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से जब अपन एल्युमिनियम के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉपर क्लोराइड के बाहर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एल्युमिनियम क्लोराइड के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके अपना ये जो इक्वेशन होगा ये क्या होगा बैलेंस होगा। फिर नेक्स्ट देखो बेरियम क्लोराइड। बेरियम में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बेरियम में सब लोग जल्दी से बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज होता है 1 पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और क्लोराइड में कितना निगेटिव, बेरियम में सॉरी 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और क्लोराइड में कितना निगेटिव चार्ज होता है 1 निगेटिव चार्ज। यहाँ पे लिखो बेरियम में 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड में 1, क्लोराइड में 1 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना बन जाएगा Ba, 1 तो लिखते नहीं, फिर Cl के साथ कितना आ जाएगा 2, तो बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना BaCl2। फिर यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, और सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है SO4 नीचे आता है और 2 निगेटिव चार्ज ऊपर रहता है। देखो यहाँ पे
लिख के करा दें। पोटेशियम में कितना K प्लस लिखते हैं पोटेशियम को, और फिर सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4 2 माइनस। यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा K2SO4। तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट क्या बन गया K2SO4। फिर यहाँ पे देखो बेरियम सल्फेट, बेरियम में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं 2, और सल्फेट में कितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी सल्फेट में कितना नेगेटिव चार्ज होता है 2। तो इस पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और बेरियम सल्फेट क्या बनेगा BaSO4। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है। और फिर यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड पे कितना 1 नेगेटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा KCl। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे K कितना है, पोटेशियम कितना है 2, और यहाँ पे पोटेशियम कितना है सिर्फ 1, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस साइड पे देखो क्लोराइड कितना हो गया 2 क्लोराइड, और इस साइड पे भी कितना क्लोराइड है 2 क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड अपने इक्वल हो गए, पोटेशियम भी अपना इक्वल हो गया। इस साइड कितना बेरियम है 1 बेरियम है, इस साइड कितना बेरियम है 1 बेरियम है, तो इक्वल है। फिर सल्फेट इस साइड कितना है 1 सल्फेट, और इस साइड पे भी कितना सल्फेट है 1 सल्फेट है। तो जब अपन यहाँ पे इस रिएक्शन में KCl पोटेशियम क्लोराइड को जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके अपना ये जो इक्वेशन होगा ये क्या होगा बैलेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करें अब अपन, समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 4 पार्ट थे और इसमें अपन को सिर्फ एक इक्वेशन दी और गिवन था, उसको अपन को फॉर्मूला लिख के उसको अपन को क्या करना था बैलेंस करना था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की मैंने write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case। हमने कितने टाइप के रिएक्शंस पढ़ रखे हैं। पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता था, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था, तीसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चौथा एंडोथर्मिक रिएक्शन, पांचवा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और छठवां रिएक्शन कौन सा होता था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन रिएक्शन में अपन को क्या करना है कि सबसे पहले तो इनका केमिकल फॉर्मूला अपन को लिखना है, फिर उसे बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद हमें ये चीज बतानी है कि जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, वो 6 रिएक्शंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला होता है पोटेशियम के और ब्रोमाइड Br। ठीक है, फिर बेरियम आयोडाइड, बेरियम में कितने पॉजिटिव चार्ज होता है 2, और आयोडाइड में कितना नेगेटिव चार्ज होता है 1। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा BaI2। ठीक है, फिर पोटेशियम आयोडाइड Ki, और फिर बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड। अब इसे अपन को क्या करना है बैलेंस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कितना ब्रोमाइड है, यहाँ पे 2 ब्रोमाइड है, लेकिन यहाँ पे कितना ब्रोमाइड है सिर्फ 1 ब्रोमाइड है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 2 लगा देंगे, है ना, यहाँ पे अपन 2 लगा देंगे तो अपना ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो ब्रोमाइड तो बैलेंस हो गया, फिर यहाँ पे कितना बेरियम है 2 बेरियम है, और यहाँ पे कितना बेरियम है 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 बेरियम है और यहाँ पे भी 1 बेरियम है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आयोडाइड कितना है 2 आयोडाइड है, लेकिन यहाँ पे कितना आयोडाइड है सिर्फ 1 आयोडाइड है। तो आप इसको ब्रैकेट में करके क्या कर दोगे 2 कर दोगे। यहाँ पे पोटेशियम कितना है 2 पोटेशियम है, यहाँ पे भी कितना पोटेशियम है 2 पोटेशियम है। अब अपना लास्ट क्या बच रहा है सारे बैलेंस हो गए शायद, हाँ पोटेशियम 2, यहाँ पे भी पोटेशियम 2, ब्रोमाइड हाँ ब्रोमाइड यहाँ पे कितना है ब्रोमाइड जल्दी से बताओ कितना है 2 ब्रोमाइड है, इस साइड पे भी कितना ब्रोमाइड है 2 ब्रोमाइड है, इस साइड पे 1 बेरियम है तो इस साइड पे भी 1 बेरियम है, इस साइड पे 2 आयोडाइड है तो इस साइड पे भी 2 आयोडाइड है ना। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखो इस पे हुआ क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज था और ब्रोमाइड पे क्या था निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे बेरियम पे क्या था पॉजिटिव चार्ज था, आयोडाइड पे क्या था निगेटिव चार्ज था। यहाँ पे पोटेशियम पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, आयोडाइड पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, बेरियम पे क्या कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और ब्रोमाइड पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव। आपने ये चीज ध्यान दिया कि यहाँ का पॉजिटिव वाला इस निगेटिव के साथ आ गया, के किसके साथ आ गया पोटेशियम किसके साथ आ गया आयोडाइड के साथ आ गया, और यहाँ का पॉजिटिव मतलब कि बेरियम यहाँ का पॉजिटिव किसके साथ आ गया यहाँ के ब्रोमाइड के साथ, किसके साथ वहां के ब्रोमाइड के साथ मतलब कि निगेटिव के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंट चार्ज वाले जो डिफरेंट चार्ज वाले हैं
वो आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। जब चार्ज वाले डिफरेंट में क्या आपस में क्या होते थे, एक्सचेंज होते थे, उसको अपन क्या कहते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो सेकंड गिवन है जिंक कार्बोनेट। जिंक में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोनेट में कितने निगेटिव चार्ज होते हैं, 2 निगेटिव चार्ज। 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब अपन फॉर्मूला बनाएंगे अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnCO3। फिर यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, ZnO। जिंक में 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्साइड में 2 निगेटिव चार्ज, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnO। फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। अब देखो यहाँ पे इस साइड जिंक कितना है, 1 जिंक है, इस साइड भी कितना जिंक है, 1 जिंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड कितना कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ पे भी कितना कार्बन है, 1 कार्बन। जिंक इक्वल हो गया, कार्बन इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, इस साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इस साइड पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये पहले से ही एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब देखो ये कौन सा है, मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, जब दो रिएक्टेंट मिलके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता था। और जब हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट रहता था, क्या मैंने बोला, एक हमारा सिंगल रिएक्टेंट रहे और वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो, स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि जिंक कार्बोनेट है, वो किसमें टूट रहा है, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल अपन कहेंगे, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गए ये दोनों, समझ में आ गया है आपको ये दोनों कि अपन को क्या, पहले तो इक्वेशन लिखनी थी, उसको बैलेंस करना था, और फिर क्या बताना था कि किस टाइप का केमिकल इक्वेशन है। अब इसका सी और डी पार्ट देखिए अपन नेक्स्ट। फिर यहाँ पे सी पार्ट क्या गिवन है, हाइड्रोजन जब किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है, H2 अपन लिखते हैं, क्लोरीन को अपन क्या लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। फिर जो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, HCl। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस साइड 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी 2 लगाया, तो क्या इस साइड भी 2 क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे कौन सा आपको रिएक्शन दिख रहा है, मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था, जब हम 2 रिएक्टेंट को मिक्स करते थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था, तो कौन सा रिएक्शन होता था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जब 2 रिएक्टेंट हमारे, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हमारे मिलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अपना क्या होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अपना कौन सा एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे डी वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट डी, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम का अपन सिंबल क्या लिखते हैं, जब मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो अपना क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2, और क्लोराइड में कितने निगेटिव चार्ज होता है, 1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, MgCl2। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्लोराइड है और यहाँ पे कितना क्लोराइड है, 2 क्लोराइड हो गया ना, पहले 1 था, फिर बाद में अपन ने 2 लगाया तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है, 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है, 1। तो वो अपन क्या कह सकते हैं कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, जब यहाँ पे अपन HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। अब देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हमारे मिलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ तो अपना सिंगल प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो नहीं सकता। फिर इसके बाद अपन किसके लिए चेक करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, क्या रहता है, सिंगल रिएक्टेंट। यहाँ पे तो अपने 2 रिएक्टेंट है, तो ये
तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेक करेंगे, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो ये इस रिएक्शन में तो हीट तो रिलीज नहीं हो रही, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन भी नहीं होगा। फिर किसके लिए चेक करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमें हीट देनी पड़ती है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने में अपन को हीट तो देनी नहीं पड़ रही, इसीलिए ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है, मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, MgCl2 और यहाँ पे H2। तो इससे किसका एग्जाम्पल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, लिख भी लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन है ये किसी निगेटिव के साथ ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन निकला है। अगर हाइड्रोजन के साथ और कुछ निगेटिव आता, इसके साथ ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अगर यहाँ पे कुछ निगेटिव आता तभी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ होता, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के सिर्फ अकेले निकल आया है, इसीलिए कौन सा किस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। मैंने अभी जस्ट आपको ये चीजें, जब मैं रिएक्शंस अपन पता लगा रहे थे कौन कौन से रिएक्शन, तो आपको बताई थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होती है, प्रोडक्ट के साथ में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें कि हीट अपन को देनी पड़ती है, वो रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, उस रिएक्शन को कराने के लिए अपन को क्या करनी पड़े, हीट देनी पड़े, उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर से एक बार बता रही हूँ, ऐसे रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, और वैसे रिएक्शन जिनमें अपन को, जिन्हें कराने के लिए अपन को हीट अपने से देनी पड़े, उसे अपन क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहले डिफाइन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, वो 2 बार लिख दिया मैंने, the reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। exothermic reaction क्या होते हैं, जिनमें हीट रिलीज हो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, उन्हें अपन क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देख सकते हो, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें कि हीट अपन को, वो रिएक्शन को कराने के लिए अपन को खुद से हीट देनी पड़े, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है, वैसे तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो एक डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल हो सकता है और एंडोथर्मिक का भी सेम वही एग्जांपल है, ठीक है। तो डबल फायदा हो गया आपका, एक रिएक्शन याद की और 2 एग्जाम्पल तैयार, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं तो किसमें बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। क्लियर है ये दोनों। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज हो, और एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। आगे ये क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताऊं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है अपना, व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। जो रिस्पायरेशन है, जो अपन सांस लेते हैं और अपने अंदर एनर्जी बनती है ना, तो उसे एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम क्यों कहते हैं। पहले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ गया ना, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है, जब अपन सांस लेते हैं तो अपने अंदर ना एनर्जी रिलीज होती है ना, तो देखो यहाँ पे रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। पहले तो आप ये लिखोगे कि रिस्पायरेशन को अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ना एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फिर देखो, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जब रिस्पायरेशन होता है तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, जब हम वो हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज, और जब हम रिस्पायरेशन अंदर सांस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जाती है, ऑक्सीजन। तो जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है वो किससे कंबाइन होता है, ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, हमने रिस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और वो ऑक्सीजन जाके किससे कंबाइन होती है, ग्लूकोज से, और वो क्या बनाती है,
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अपन सांस अंदर ली, ऑक्सीजन अंदर गई, फिर वहां पे पूरा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो अपन बाहर छोड़ देते हैं ना, अपन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर बनता है वो अपनी बॉडी में यूज हो जाता है पानी, और जो एनर्जी रहती है उससे अपन को एनर्जी मिलती है ताकि अपन चुस्ती फुर्ती से काम कर सकें। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। वो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2, और यहाँ पे बैलेंस करके मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, रिस्पायरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फिर लिखोगे ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन to give carbon dioxide and water and energy is released in respiration process, so it is considered as an exothermic reaction। I hope ये 10 क्वेश्चन आपको मेरे साथ सॉल्व करने में, समझने में अच्छा लगा होगा। इसके नेक्स्ट वाले जो 10 क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मेनली अपन ने बैलेंसिंग के ऊपर फोकस किया है। आप ऐसे ही और एक आध क्वेश्चंस और ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, तो जो बैलेंसिंग के और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको मेरे साथ ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। हम लोगों ने मस्ती के साथ हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके यहाँ पे समझने की कोशिश की है। सो ऐसे ही नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।